क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 6-13। 2 मिलीमीटर त्रिज्या की वर्षा की कोई बूंद, 2 मिलीमीटर त्रिज्या की वर्षा की कोई बूंद, ठीक है। अब मान लीजिए ये बारिश की बूंद है, देखो ये बारिश की बूंद बनाई मैंने, ये ऐसे, ठीक। और इसकी जानकारी क्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, यहाँ लिख लेते हैं। देखो क्या माने त्रिज्या को, बताओ त्रिज्या को क्या माने। त्रिज्या को r मान लेते हैं। r बराबर 2 गुना 10 की घात -3 मीटर, ये हो गई त्रिज्या मीटर में, ठीक। और ये क्या हो गई, ये हो गई वर्षा की बूंद, वर्षा की बूंद। ये लो, ये बारिश की बूंद हो गई। देखो बारिश पड़ रही है ना। 500 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है। अब ये जो गिरती है पृथ्वी पर, देखो ऐसे, ये पृथ्वी तल है, मान लीजिए ऐसे आती है ये, ऐसे, ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल है ना, ऐसे बना दिया देखो, ठीक। ये है ऊंचाई, जो है ये ऊंचाई, ये है h, और ये h है 500 मीटर, ठीक है। ये देखो ये पृथ्वी पर गिरती है। यह अपनी आरंभिक ऊर्जा के आधे हिस्से तक वायु के श्यान प्रतिरोध के कारण, अपनी ऊंचाई के आधे हिस्से तक, यानी अपनी ऊंचाई का जो आधा हिस्सा है यहाँ तक, ये मान लीजिए आधी ऊंचाई यहाँ तक, ठीक। घटते हुए त्वरण के साथ गिरती है, यानी इसकी चाल बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, लेकिन त्वरण घटता जाता है। श्यान प्रतिरोध क्या करता है, गुरुत्वीय त्वरण का विरोध करता है, हवा का प्रतिरोध कहते हैं जिसको, है ना, श्यान प्रतिरोध। तो क्या करते हैं कि चाल तो बढ़ती है, लेकिन आधी ऊंचाई तक चाल बढ़ती है बस, ठीक। उसके बाद इसकी चाल नियत हो जाती है, अचर चाल हो जाती है इसकी। अब यानी यहाँ के बाद अगर ये बूंद नीचे चलेगी, यहाँ के बाद अगर ये बूंद नीचे चलेगी, तो ये अचर चाल से चलेगी v से, आधी ऊंचाई के बाद नीचे की तरफ जब चलेगी। पहले क्या हो रहा है, चाल बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन त्वरण घट रहा है। जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय बल है, उसके विपरीत दिशा में एक श्यान बल लगा हुआ है ऊपर की तरफ, ऐसे, जिसे कह देते हैं श्यान प्रतिरोध। ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है, जो चाल को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देगा। इसके बाद क्या कहता है, अधिकतम सीमांत चाल प्राप्त कर लेती है, इसके बाद एक समान चाल से गिरती है। वर्षा की बूंद पर उसकी यात्रा के पहले व दूसरे अर्धभागों में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। पहले और बाद में यदि बूंद की चाल पृथ्वी तक पहुंचने पर 10 मीटर प्रति सेकंड हो, तो संपूर्ण यात्रा में प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो चाल यहाँ पर जब ये आती है गेंद, जब यहाँ आ जाती है गेंद, टकराती है जब ज़मीन से, ऐसे ऐसे मान लेते हैं ज़मीन से टकराती है, तो यहाँ वेग जो बनता है, अंतिम वेग, ये कहते हैं अंतिम वेग, अंतिम जो बनता है वो बनता है 10 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे, ठीक। तो बात सोचने की ये है कि जो श्यान बल है वो केवल आधी ऊंचाई तक ही लगा है,
आधी ऊंचाई, सॉरी आधी ऊंचाई तक वो बढ़ता रहा और पूरी यात्रा में वो लगा रहा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखें आप, यहाँ पे, यहाँ के बाद अगर देखें तो यहाँ से यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ के बाद यहाँ कहीं किसी स्थिति में देखें, यहाँ पे बीच में आ रही हो गेंद कहीं पे ऐसे, यहाँ पे बना लूँ, मतलब यहाँ का चित्र यहाँ बना लूँ, तो यहाँ पे जो श्यान बल है, जो श्यान बल है, और जो नीचे की तरफ कौन सा बल है, जो गुरुत्वीय बल है, वो बराबर है। यहाँ पर श्यान बल और गुरुत्वीय बल दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे चाल नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर श्यान बल कम है, गुरुत्वीय बल ज़्यादा है। धीरे धीरे यहाँ आते आते श्यान बल गुरुत्वीय बल के बराबर हो गया और नियत चाल से चल रहा है। कुल मिला के कितनी स्थितिज ऊर्जा इसको प्राप्त हुई या कितना कार्य गुरुत्वीय बल ने किया, ऊर्जा संरक्षण से करेंगे। तो ऊर्जा संरक्षण से ये सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऊर्जा संरक्षण की बात नहीं है, इसमें कार्य का मामला है। ठीक, क्योंकि श्यान बल है तो ऊर्जा संरक्षित नहीं है, कार्य से करेंगे इसको, कार्य ऊर्जा का प्रमेय लगाएंगे। तो हम लिखते हैं कुल कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक, अब कुल कार्य कैसा हुआ, गति की दिशा क्या है, देखिए ये गति की दिशा है, ये गति की दिशा है, और यही जी की दिशा है, यही वी की दिशा है, और यही विस्थापन की दिशा है। तीनों दिशाएं इसी तरफ हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस दिशा को धनात्मक मान लेते हैं, नीचे की तरफ वाली दिशा को धनात्मक मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए कुल कार्य, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य यहाँ से यहाँ तक है, कितना हो जाएगा, W गुरुत्वीय बल, W श्यान बल, ये श्यान बल का कार्य लिख देता हूँ, और कोई कार्य नहीं है, इसे लिख देता हूँ डेल्टा के ई, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब इसके बाद गुरुत्वीय कितना, ये होगा mgh। श्यान बल पता नहीं, श्यान बल का कार्य हमें नहीं पता, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 m 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर है, मैंने गतिज ऊर्जा में परिवर्तन माना क्योंकि मैंने प्रारंभिक चाल जो मानी इसके नीचे की तरफ, वो मैंने u बराबर 0 मान ली। प्रारंभिक चाल कितनी मान ली, 0 मान ली। अब देखो यही बनेगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अंतिम चाल यहाँ हो जाएगी 10 और प्रारंभिक चाल 0 हो जाएगी, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। तो ये अंतिम गतिज ऊर्जा है। ठीक, अब mgh श्यान, तो श्यान बल का कुल कार्य आ जाएगा, कितना कार्य आ रहा है श्यान बल का, देखो mgh W श्यान, ये आ गया 1/2 10 का स्क्वायर माइनस mgh, ये m है यहाँ पे ना, द्रव्यमान भी तो है, mv स्क्वायर है ना, तो कुल मिला के मैं 50 m लिख देता हूँ इसको। ये होगा कितना, ये तो 50 m हो जाएगा ना, देखो 50 m, तो 50 m माइनस m, g को क्या मान लें, 10 मान लें, h को मान लें 500 मीटर, ऐसा। g को मैंने 10 लगा दिया, हालांकि g का मान लगना कितना चाहिए, 9.8 लगना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो g का मान तो 9.8 लगना चाहिए। इसको ठीक करें, मैं 10 लगा देता हूँ, फिर 9.8 भी लगा देता हूँ मैं, तो इसका मतलब अगर दिया नहीं है मान तो गलती हो जाएगी। g का मान लगाना है 9.8, अगर दिया नहीं है कुछ तो ये लगेगा। ठीक, अब इसके बाद घटा लेते हैं इसको, m 50 माइनस, इसको कितना करें, ये बनेगा 4900, 490 4900 पूरा बन जाएगा, ये लो, ये हो गया m। 50 में से ये घटा कितना, 4850 हो गया, 4850,
और ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है जूल में। ये है श्यान बल का कार्य, और ये कैसा है तुम देख रहे हो, ये माइनस में आ रहा है, W श्यान ये आ रहा है। अब ये तुम्हें m निकालना है, ये m तुम कैसे निकालोगे, सवाल ये है। तुम्हारे पास एक चीज़ है त्रिज्या, ये तो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व। तो m का मान कैसे निकालते हैं, देखो m का मान निकाल देते हैं यहाँ पे। m का मान होगा घनत्व गुणा आयतन, ये हो गया। देखो अब घनत्व पानी का कितना होता है, पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो कितना हो गया, 1000 हो गया, और ये 4/3 पाई, और ये हो गया 2 गुणा 10 की घात -3 गोला। गोले का आयतन लगा रहा हूँ क्योंकि बूंद की त्रिज्या है, तो बूंद कैसी है, गोलाकार है। तो 10 की घात -3 ये आ गया देखो, और इसकी घात कितनी है, ऊपर 3 है। ये क्या है, 4/3 पाई आर का घन, पाई आर क्यूब, ये है द्रव्यमान। अब ये कितना बन रहा है जरा देखें, 4/3 यानी हो गया 8 चौक 32/3 पाई, 32/3 पाई गुना 10 की घात -9 -6 हो जाएगा, -6 ये हो गया किलोग्राम, ये हो गया द्रव्यमान। ठीक, अब ये द्रव्यमान तुम्हें यहाँ लगाना है ऐसे, तो तुम्हारा श्यान बल का कार्य आएगा। ठीक, प्रश्न पर, तो संपूर्ण यात्रा में प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। संपूर्ण यात्रा में प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य होगा, जो आएगी वैल्यू वो होगा। अनुमान लगा लेते हैं। देखो ये पाई 3 से कट गया, ये हो गया 32, 10 की घात 6 हो गया, 32 का आधा हो गया 16। ओके, अनुमान लगा लेते हैं और उत्तर मिला देते हैं इसका, 6 13। यह आएगा 0.163 जूल, 0.163 जूल यह आएगा, माइनस में 0.163 जूल यह आएगा श्यान बल का कार्य। ये आ गया, देखिए ये आ गया। संपूर्ण यात्रा में ये कार्य है। इससे पहले पूछा वर्षा की बूंद पर उसकी यात्रा के पहले व दूसरे अर्धभागों में गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य होगा। अब गुरुत्वीय बल द्वारा जो कार्य होगा, गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य यानी mgh, गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य mgh पहले भाग में और दूसरे भाग में। अब पहले भाग में गुरुत्वीय बल का कार्य mgh/2, दूसरे भाग में mgh/2। ठीक, तो यहाँ पे क्या गुरुत्वीय बल का कुल कार्य अगर लिखेंगे तो कितना होगा, mgh होगा। ठीक, यात्रा के पहले भाग में यहाँ तक का देखेंगे mgh/2। ठीक, आधी ऊंचाई पे जाके अधिकतम वेग सीमांत वेग प्राप्त हुआ है, तो यहाँ तक का देख लेंगे, उसके बाद नीचे का देख लेंगे। ठीक, और कुल श्यान बल का कार्य माइनस में आएगा, ये रहा। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 में क्या है, आप इसे पढ़िए थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा बोर्ड को ठीक कर देता हूँ।
प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े हैं। चलिए, हो गया है बोर्ड, ब्लैक बोर्ड हमारा ब्लैक हो गया। देखो, ब्लैक बोर्ड जो है ब्लैक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, 6-14। ओके, डन। क्या कहते हैं, किसी गैस पात्र में कोई अणु, किसी गैस पात्र में कोई अणु 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अभिलंब के साथ 30 अंश का कोण बनाता हुआ क्षैतिज दीवार से टकराकर पुनः उसी चाल से वापस लौट जाता है। क्या इस संघट में संवेग संरक्षित है? यह संघट प्रत्यास्थ है या अप्रत्यास्थ है? ठीक, तो अगर उसी चाल से वापस लौट जाता है, 30 अंश का कोण बनाते हुए उसी चाल से वापस लौट जाता है, तो प्रत्यास्थ संघट है। प्रत्यास्थ संघट में चाल का नुकसान नहीं है, चाल में कोई कमी नहीं आई। ठीक, अब संवेग संरक्षित है या नहीं, ये भी बात सही है। अणु और दीवार के निकाय का संवेग संरक्षित है, ये बात सही है। और चूंकि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित है, संघट प्रत्यास्थ है। ठीक, दोनों बातें हैं। अब निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हमने किए हैं। मैं निकाल देता हूँ कितना आता है ये। मान लीजिए ये क्षैतिज तल है, मान लीजिए ऐसे। ठीक, अभिलंब से 30 अंश का कोण बनाते हुए मान लीजिए कोई अणु टकराता है। ठीक, और इसकी जो चाल है इधर को मान लीजिए यू मान लेते हैं, ये कोण थीटा मान लेते हैं। थीटा का मान कितना बताया? 30 अंश, और यू बताया 200 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और इसी कोण पर ये वापस चला जाता है टकराने के बाद। ये अणु जो है इसी कोण पर वापस जाता है, थीटा पर, और यही इसकी चाल होती है। ठीक, तो टक्करों में संवेग तो, निकाय का संवेग तो सुरक्षित होता ही है, क्योंकि बाह्य बल कोई नहीं लगा। हम इस पर मानते हैं कि कोई बाह्य बल इस पर लगा हुआ नहीं है, हम ये मान लेते हैं। अगर बाह्य बल लगेगा तो नहीं होगा संवेग संरक्षित। ठीक, क्या कंडीशन है, क्या नियम है, क्या मानना पड़ेगा? ये मानना पड़ेगा कि जब टक्कर हुई है इसकी यहाँ पे, इसमें इतना कम समय है कि जो बल लगा हुआ है निकाय के बाहर का बल, वो कौन सा बल है? देखिए, निकाय के बाहर का एक बल होता है mg। mg क्या होता है? भार बोलते हैं इसको। इसे बोलते हैं गुरुत्वीय बल। ये होता है गुरुत्वीय बल। तो क्या मान लेते हैं हम लोग कि भाई इतने कम समय के लिए ये गुरुत्वीय बल नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है। तो क्या मानेंगे? बाह्य बल शून्य हो गया। अगर ये काम करे तो फिर संवेग संरक्षित नहीं होता। तो सामान्यतः ऐसे प्रश्नों में जिनमें टक्कर गुरुत्वीय बल में होती है, हम उसमें क्या मानते हैं कि टक्कर में समय बहुत कम है। तो टक्कर में समय बहुत कम होने से क्या होता है? ये बल संवेग संरक्षण के नियम को नहीं बिगाड़ता। फिर ये बाह्य बल तो है लेकिन बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। तो इसलिए क्या कहें? संवेग संरक्षित है। अब क्योंकि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गतिज ऊर्जा टक्कर से पहले, टक्कर के बाद वही रही, तो गतिज ऊर्जा भी संरक्षित है। अब संवेग परिवर्तन से आवेग अगर निकालें, आवेग, चलो आवेग बताओ कितना होगा? आवेग, ठीक, क्या आवेग होगा?
आवेग होगा संवेग परिवर्तन। किसका निकाल रहे हैं? गेंद का। गेंद का संवेग परिवर्तन, ठीक, ये निकाल रहे हैं। गेंद का नहीं, सॉरी, अणु का। ये अणु है ना, यहाँ पे तो अणु की बात हो रही, तो अणु का निकाल रहे हैं। तो आवेग संवेग परिवर्तन कितना होगा? संवेग परिवर्तन जरा बताओ। तो देखिए इस दिशा में इसका जो घटक है इस दिशा में जाने वाला वो है u साइन थीटा, और ये इधर को भी जाएगा u साइन थीटा, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी तल के अनुदिश जो घटक है u साइन थीटा उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। जो तल के लंबवत है वो कितना है? u कॉस थीटा, नीचे आने वाला जो टकराएगा और ऊपर को जाने वाला भी u कॉस थीटा। तो u कॉस थीटा की दिशा बदल गई, तो आवेग कितना होगा? अब क्या माने, दिशा कैसे माने? संवेग परिवर्तन एक सदिश राशि है, तो नीचे की तरफ की दिशा को मान लीजिए पॉजिटिव मान लेते हैं ऐसे, अगर नीचे वाले को पॉजिटिव मान लो। तो अंतिम संवेग क्या है? ऊपर की तरफ है माइनस का है, माइनस एम यू कॉस थीटा। देखिए ये अंतिम संवेग है, और इसमें से घटा देंगे नीचे वाला, घटा दिया तो नीचे वाला क्या है? एम यू कॉस थीटा। ये नीचे वाला संवेग है, टकराने से पहले वाला, और ये वाला टकराने के बाद वाला। तो कुल आवेग कितना हो गया? आवेग हो गया -2mu कॉस थीटा, ये आवेग हो गया। हालांकि ये चीज़ हम पढ़ते हैं, गति के नियम में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हम जानते हैं कि इस तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा कैसे काम करते हैं। ये जो थीटा है ये लंबवत दिशा से, ये याद रखना होता है। कई बार क्या होता है सवालों में कि थीटा इधर से बता दिया जाता है, थीटा लंबवत दिशा से नहीं बताते, कोण को कहाँ से दे देते हैं? तल की तरफ से कोण दे देते हैं। जैसे मान लो ये कोण दे दिया मैंने, ये है मान लो अल्फा, है ना, तो क्या बनाना पड़ता है? थीटा। थीटा बना लेते हैं और उस थीटा में ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक। फिर समझ लो एक बार, कुछ गलती हो जाती है। देखो ये मान लीजिए दीवार है, ठीक, और ये इसका अभिलंब है दीवार का, और कोण जो सूत्र में लगा है वो यहाँ से लगा है ऐसे, ये जो कोण है ये लगा यहाँ पे। अब मान लीजिए किसी सवाल में ये कोण दे दिया अल्फा, ठीक, तो ये अल्फा यहाँ नहीं लगा है, क्या करना पड़ेगा? थीटा निकालना पड़ेगा। कितना थीटा होता है? 90 माइनस अल्फा, ठीक। तो अल्फा डालें, थीटा निकालें, तब यहाँ लगाएं। तो टक्करों में ये पहचान लेना होगा कि वास्तव में जो कोण है जो दिया है वो अभिलंब दिशा से दिया हुआ है या जिस तल पे टक्कर हो रही है उस तल के साथ दिया हुआ है वो कोण, तो उसके हिसाब से यहाँ लगाना होता है, ठीक। तो कुल मिला के बात सिंपली समझ में आ गई होगी कि भाई सिंपल सी बात है, कोण कौन सा लगेगा? अभिलंब वाला लगेगा। पक्का करना इस चीज़ को, क्योंकि इसमें गलती हो जाती है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। छः 14 के बाद अब लेते हैं 6-15। किसी भवन के भूतल पर लगा कोई पंप, ये अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये कंपटीशन के मतलब का सवाल है। ये कंपटीशन में ऐसे सवाल आ जाते हैं, जेईई नीट वगैरह में, ऑब्जेक्टिव में। किसी भवन के भूतल पर लगा कोई पंप 30 घन मीटर आयतन की पानी की टंकी को
15 मिनट में भर देता है। यदि टंकी पृथ्वी तल से 40 मीटर ऊपर हो और पंप की दक्षता 30% हो तो पंप द्वारा कितनी विद्युत शक्ति का उपयोग किया गया? विद्युत शक्ति यानी पावर, ठीक, यानी बिजली कितनी खर्च हुई है, सीधी सी बात यह है। अब मान लीजिए देखिए, पानी का आयतन क्या बन जाएगा? पानी का द्रव्यमान बन जाएगा। पानी का द्रव्यमान कितना है? m कितना है? ये है 30 और घनत्व कितना होता है? 10 की पावर 3। ये बन गया किलोग्राम में पानी, ठीक। 10 की पावर 3 क्या होता है? पानी का घनत्व होता है। आयतन बताया था 30 घन मीटर और ये बन गया द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में आएगा? किलोग्राम में बना लिया हमने। देखो इतना पानी है, कितनी ऊंचाई तक ले जाना है इसको? इसको ले जाना है 40 मीटर ऊपर तक। जी का मान क्या लगाओगे? 9.8 लगा लो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये काम है जो करना है, ये काम है जो करना है। ये कितने समय में करना है? अब इसका समय देखते हैं, कितना समय है इसमें। 15 मिनट में करना है। 15 मिनट में करना है तो 15 गुना 60, ये हो गया 900 सेकंड। ये काम करना है मोटर को 900 सेकंड में। ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक। और कितनी बिजली पानी को पहुंचाने के काम आती है? कहता जो भी बिजली खर्च होती है उसका 30% ही दक्षता का मतलब है कितनी बिजली काम में आई, कितना काम हुआ, ठीक। तो 30% पावर ही यानी बिजली ही पानी को पहुंचाने का काम करती है। यानी पानी की शक्ति पावर का 30% ही काम आता है, जो mgh/t होता है। पानी को ऊपर पहुंचाने में कितनी पावर लगेगी? mgh/t। कितना कार्य करना पड़ेगा पानी को ऊपर पहुंचाने में? mgh। कितने समय में करना है? 900 सेकंड में, ठीक। ये वो काम है। ये काम क्या है? ये वर्क है। और ये क्या है? बिजली है। ये बिजली है। बिजली की जो पावर है उसका 30% ही इस काम में आया। तो ये P हमें निकालना होगा। देखो P निकाल देते हैं। ये कर लेते हैं 3/10। m हो गया 30 गुना 10 की घात 3। g हो गया 9.8 और h हो गया 40 और समय हो गया 900 सेकंड। ओके, ये आ गया। अब इसे हल कर लेते हैं। साधारणतया हल कर लेंगे सिंपली इसको। कैसे इसको हल करें? ये 3 काट लेंगे यहाँ से। ये 3 जो है ये काट लेंगे यहाँ से। 3 ये 10 हो गया। देखो तो P हो गया 10 की घात 2 बनी 5 हो गई। 10 की घात 5 हो गई। ये लो 9.8 हो गया। ये हो गया 40 और ये हो गया 900। ये बन गई वाट। ये है बिजली शक्ति, ठीक, विद्युत शक्ति। अब इसको और थोड़ा हल कर लो। ये पावर देखो 2 यहाँ है, 1 यहाँ से काट लो, 1 यहाँ से काट लो। 10 की पावर 4 हो गया, 9.8 हो गया, ठीक। यहाँ से 1 कम कर दी मैंने, ये भी गई, देखो 4 लिख दिया और ये 4 हो गया और नीचे 9 रह गया 1, ये आ गया। देखो ऐसे, ठीक। अब इसको और हल कर सकते हैं। ये लगभग 1.1 होगा तो 1.1 होगा ना, तो 4.4 हो गया। 4.4 गुना 10 की घात 4 वॉट आ गया, ठीक। ये आ गया लगभग। अब इसको जो है चेक कर लेते हैं। किलोवाट में हो सकती है 440 किलोवाट के आसपास आ गया। उत्तर को ठीक करके लिखेंगे, उत्तर को पूरा ठीक करके लिखेंगे। 6-15 मिला देते हैं। 6-15 का उत्तर है 43.6 किलोवाट। तो पूरा कर देते हैं इसको। 43.6 या 44 लिख देते हैं, क्योंकि आ रहा है 4.36 ऐसे। तो लिख दिया 43.6 यहाँ पे, और ये किलो बना दिया इसका, किलोवाट ऐसे कर दिया। देखो किलो का मतलब 1000 है ना, तो ये बन गई पावर। ये आ गया। देखो ये हो गया तुम्हारा उत्तर, ठीक। तो ये भी काफ़ी इस तरह का सवाल देखिए होता आसान है। हमने 9th क्लास में भी
9वीं क्लास में भी 9th में पढ़ते हैं हम इन चीज़ों को, लेकिन ये होता है कि छूट जाती हैं चीज़ें, शायद उसमें ध्यान से नहीं पढ़ते। और यहाँ पर गलती ये होती है कि हम एनसीईआरटी के सवाल नहीं करते, तो बेसिक हमारा गड़बड़ करता रहता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं अगला सवाल 6-16। 6-16 ओके। व्हाट द चॉक विजिबिलिटी, कलर चेक करता हूँ, हाँ शाबाश, वेरी गुड। 6-16, अब देखिए 6-16 में कुछ समझने की बात है। दो समरूपी बॉल बियरिंग एक दूसरे के संपर्क में है और वह किसी घर्षण रहित मेज पर विराम अवस्था में है। इनके साथ समान द्रव्यमान का कोई दूसरा बॉल बेयरिंग जो आरंभ में v चाल से गतिमान है सम्मुख संघट करता है। यदि संघट प्रत्यास्थ है तो संघट के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम संभव है। देखिए कुछ इस तरीके का सवाल दिया हुआ है यहाँ पर। मैं इसको दिखाऊंगा ना, थोड़ा सा रंग कलर से पता चल जाएगा ना। ये देखो, ये कर दिया मैंने। ये दो हैं और एक पीछे से आ रहा है, एक पीछे से आ रहा है और कुछ बताया गया है कि कहानी क्या बनेगी, है ना। इसी लाइन पर एक पीछे से आ रहा है, मान लो ये लाइन बना लें टक्कर की, ये जो टक्कर की लाइन है ये है मान लीजिए, और एक पीछे से आ रहा है, बिल्कुल सेम है वो भी इनके जैसा है। और ये आ रहा है मान लीजिए आगे की तरफ v से। सभी के द्रव्यमान समान हैं, कोई घर्षण नहीं है, सभी के द्रव्यमान समान हैं, ऐसे, ठीक। तो टक्कर के बाद क्या होगा, टक्कर के बाद क्या होगा, ये टकरा जाता है इन दोनों से, ठीक। तो कुल मिला के ये वेग इनमें से किसी एक को प्राप्त हो जाएगा। अब एक को प्राप्त कैसे होगा, पहले टक्कर इसके साथ होगी तो इसे प्राप्त हो जाएगा, फिर ये विराम अवस्था में आ जाएगा, फिर इसको प्राप्त, टक्कर में ये मिला तो ये आगे बढ़ेगी तो इसको प्राप्त हो जाएगा। तो टक्कर से पहले ये है संघट से पहले, ऐसे, ठीक। अब मान लीजिए टक्कर जो है इसमें करवा देते हैं, देखिए इस वाले में टक्कर करवा देते हैं, पहले टक्कर इसमें करवा देते हैं, देखो ऐसे, बस पता करें क्या होगा। तो कह रहा है ये टक्कर जो है प्रत्यास्थ संघट है। प्रत्यास्थ संघट में क्या होता है कि इसका वेग इसको मिल जाता है, ये विराम अवस्था में आ जाता है। तो कुल कैसी स्थिति बनेगी, ये आ जाएगा विराम अवस्था में, और ये जो पीले वाला है जिसको मैंने पीला बनाया हुआ है ये चल पड़ेगा v से। इसको आगे की तरफ वेग मिल जाएगा v, ठीक। अब टक्कर किस किस में होनी है, अब इस पीले वाले में और इसमें होनी है, इन दोनों में होनी, देखो इन दोनों में होनी है अब टक्कर, ऐसे। अब क्या होगा, कह रहा जी अब जो वेग इसको मिला है v वो इसको मिल जाएगा लाल वाले को। अब लाल वाला जो रेड वाला बना रखा है मैंने वो चल पड़ेगा। इसका मतलब पीला जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा और ये वाला v से चल पड़ेगा, ऐसे यूँ, और ये विराम अवस्था में आ जाएगा पीले वाला। तो कुल मिला के स्थिति क्या बनी, पहले वाले का संवेग इसको मिल गया, ये विराम अवस्था में आ जाएगा क्योंकि संवेग आगे टक्कर के बाद इसको मिल गया, तो पहले वाले का संवेग इसको मिल गया, इसने दे दिया दूसरे वाले को, वो इसको मिल गया। क्योंकि बराबर द्रव्यमानों में
संवेग पूरी तरह पहुंच जाता है अगले वाले पर, पिछले वाला बिल्कुल विराम में आ जाता है। ठीक, यह ज्ञात करने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक, हम संवेग संरक्षण के इक्वेशन को लिख करके बता सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक, अब देखिए कैसे, क्या बना, अंतिम क्या बना कि भाई पीले वाले ने इसको दे दिया लाल वाले को, तो अंतिम चीज़ क्या बनी, अंतिम चीज़ ये बनी कि ये दोनों विराम में आ गए, है ना। अब देखो ये दोनों विराम में आ गए, यानी ये पहले वाला विराम में आ चुका, पीले वाला विराम में आ चुका, लाल वाला भी से चल रहा है, ऐसी स्थिति होगी। देखो ये लाल वाला जो है ये वी से चल रहा है, देखो इसको मैंने तीसरे नंबर का बनाया, ये चल रहा है वी से, ये लो। और जो पीले वाला है ये रुक गया, ये पीले वाला बिल्कुल विराम पे आ गया, देखो ये रहा, ये नहीं चल रहा है। और ये हरे वाला जो है ये भी विराम पे आ गया, ये देखो ये, ठीक, ऐसा हो गया, यानी ये विराम अवस्था में आ गए दोनों, ये आगे बढ़ गया। तो कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो है दूसरा विकल्प सही है। तो ये विकल्प 2 में दिया हुआ है ये बात, विकल्प 2, ऐसे ये उत्तर है। ये बात क्या है, चाहे कितने भी आपके पास कितने भी द्रव्यमान हो, चाहे मान लीजिए आपके पास एक मेज के ऊपर बराबर द्रव्यमान के बहुत सारे गोले रखे हैं, बहुत सारे हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे बहुत सारे गोले हैं। ठीक, इसको समझना है बात को, ये बड़ी कॉमन सी बात है वैसे तो, लेकिन इसको समझ लेना है एक बार। देखो बहुत सारे हैं, बिल्कुल समान हैं, कोई घर्षण नहीं है कहीं पे भी, ये है देखो, मान लो बहुत सारे। ठीक, अब इसमें अगर इधर से, यहाँ से मान लीजिए इधर से ऐसे इस सरफेस में यहाँ से बिल्कुल समान द्रव्यमान की एक गोली को v वेग से फेंका जाए ऐसे, ठीक, तो ये जो गोली है ये वाली गोली, ये v वेग से चलेगी, और ये सब जो है, ये सब, ये वाला, ये सब, इसको छोड़ के ये सब विराम अवस्था में आ जाएंगे, यानी ये सब विराम अवस्था में रहेंगे, विराम में विराम में विराम में विराम में विराम में, और ये भी यहाँ विराम में आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा संवेग इसको मिल जाएगा। क्योंकि नियम क्या है कि अगर द्रव्यमान समान होते हैं तो एक का संवेग दूसरे वाले को पूरी तरह मिल जाता है, वही वेग दूसरे वाले को पूरी तरह मिल जाता है। ये समीकरण हमारे पास जो संवेग के होते हैं हम उनसे निकाल लेते हैं, m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2, और एक होता है v2 माइनस वी1 u1 माइनस u2, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ये एक होता है। अब देखिए m तो सारे बराबर हैं, m सारे बराबर हैं, यहाँ पे सब m बराबर है, सबका द्रव्यमान सेम है, तो u1 को क्या मान लिया, v मान लिया, तो क्या लिख दिया mv, और ये 0 हो गया, विराम पे था। अब ये m1 v1 m2 v2, ठीक, अब ये m1 m2 जो है बराबर हैं तो ये कट जाएंगे, ये गया देखो, तो एक समीकरण हो गया v1 प्लस v2, और यहाँ डालते हैं इस चीज़ को, तो u2 क्या है, ये u2 शून्य है, ये देखो ये शून्य लगा दिया मैंने, लो, और इसको क्या लगा दिया, इसको v लगा दूंगा, इसे सॉल्व कर दूंगा, तो क्या आएगा, v2 जो है वो v के बराबर आएगा, और v1 जो है वो शून्य आ जाएगा। इनको हल करके देख लो, शून्य आ जाएगा, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के संवेग पूरी तरह आखिरी वाली गोली तक पहुंच जाएगा, आखिरी वाले गोले तक पहुंच जाएगा, जो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में बॉल है उस तक ये पहुंच जाएगा, ठीक, टक्करों के माध्यम से। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 39 क्लास का टाइम हमारा हो रहा है इस वाली का, अगली क्लास में लेते हैं जस्ट